हम स्टडी कर रहे थे भारत की जनसंख्या के बारे में। और उसमें हमने कल थोड़ा बहुत जो डिस्कशन किया था वो किया था कि भारत के अंदर कुल जनसंख्या कितनी है, उसके अंदर उसका वितरण कैसा है और उसका घनत्व कैसा है। आज हम बात करेंगे उसके कंपोजिशन के बारे में, और वो कंपोजिशन के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ मेन मेन जो टॉपिक्स हैं या मेन मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे माइंड में जो पहला काम जो थॉट आता है वो आता है कि जी कंपोजिशन में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का आता है। ठीक है। अब ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को उसके निवास स्थान के आधार पर हम उसको बांटते हैं। जैसे कि जब अगर आप थोड़ा सा गांव का और शहरों का इन्वायरमेंट देखोगे तो उसके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये माना जाता है कि शहरों के अंदर जो भोजन है वो लोग है ना 9-10 बजे के बाद बनाना स्टार्ट करते हैं, और गांव के अंदर लोग 7 बजे तो खाना खा के सोने की तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा माना गया है। और जब बड़े शहरों की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। तो सेम अवस्था में हम जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है उसको उसके सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं। भारत जैसा देश जिसके अंदर ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं तो लगभग 68.8% जो लोग हैं वो गांव के अंदर रहते हैं। और दूसरी तरफ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर लगभग लगभग 640,867 गांव हैं, जिसमें लगभग लगभग 5,97,608 मतलब लगभग 93% जो गांव है वो आबादी वाले गांव है या बसे हुए गांव है। जो बाकी रह गए वो आपके बैरन गांव के अंदर आते हैं या फिर उजाड़ वाले गांव के अंदर आते हैं। बिहार और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। गोवा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं इंडिया के जहां पर बहुत कम जनसंख्या गांव के अंदर रहती है। अगर हम संघ राज्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बहुत छोटा है। दादरा नगर हवेली के अंदर ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है गांव के अंदर, वो है 53.38%। गांव के आकार की भिन्नता की अगर हम बात करते हैं तो वह भी वेरी करती है। वेरी कैसे करती है? अगर हम उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पर गाँवों का जो गांव के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या है वो 200 व्यक्तियों से भी कम है। अगर हम केरला और महाराष्ट्र के राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर एक गांव के अंदर लगभग लगभग 17,000 व्यक्तियों से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। शहरी जनसंख्या इसके विपरीत लगभग 10.16% जो जनसंख्या है शहरों के अंदर रहती है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे देशों के साथ जो बड़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं तो उनके अनुसार भारत में ये काफ़ी कम है। ठीक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जो शहरी जनसंख्या है उसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है। आर्थिक विकास की वृद्धि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये स्थितियां ऐसी हैं जिससे कि लगातार लोग शहरों के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। यह भी देखने में आया है कि लगभग जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जितने भी ग्रामीण शहरी प्रवास हैं उत्तरी भारत के मैदान में, वो मुख्य रूप से जो बड़े बड़े शहर हैं उनके साथ या तो सड़कों के साथ या रेलवे मार्ग के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि कोलकाता का नाम आता है, मुंबई का नाम आता है, बेंगलुरु का नाम आता है, मैसूर का नाम आता है, मदुरई कोयम्बटूर की बात करते हैं, अहमदाबाद सूरत की बात करते हैं, दिल्ली कानपुर और लुधियाना जालंधर के आसपास जो औद्योगिक प्रदेश है उसके साथ जो यातायात के साधनों के साथ ये सारे जुड़े हुए मिलते हैं। जो शहरीकरण है वह मुख्य रूप से निचले गंगा के मैदानों में काफ़ी कम है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो कृषि है वह मुख्य व्यवसाय है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ पलायन नहीं करते। तेलंगाना हो गया, गैर सिंचित क्षेत्र राजस्थान हो गया, उत्तर पूर्व के जो पहाड़ी क्षेत्र हो गए और जनजातीय क्षेत्र हो गए, और प्रायद्वीपीय भारत हो गया जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है,
जो शहरों का में रहने वाली जनसंख्या है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषाई संरचना के बारे में कि भारत के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। गियर्सन भारत की भाषा सर्वेक्षण 1903 से लेके 1928 के बीच में की गई थी। उसके अनुसार देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां बोली जाती थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में लगभग 22 अनुसूचित भाषाएं और कई गैर अनुसूचित भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कुछ एक समूह ऐसा है जो संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलते हैं। 2011 के आंकड़े अगर आप लोग देखोगे। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण उसके परिवार और उप परिवार शाखा समूह में बोलने वाले लोग जैसे कि ऑस्ट्रिक 1.38%, ऑस्ट्रो एस्ट्रियाट्रिक, ऑस्ट्रो मुंडा, मेघालय निकोबार द्वीप, पश्चिमी बंगाल समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत के बाहर द्रविड़ लगभग 20%, दक्षिण द्रविड़, केंद्रीय द्रविड़, उत्तर द्रविड़, ये भाषाएं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार आदि में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में और एक है तिब्बतो म्यांमार, ये मुख्य रूप से सियामी, चीनी, तिब्बतो हिमालयन, उत्तर असम, म्यांमार, जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो क्या है कि मुख्य रूप से जब भी हम भाषाओं की बात करते हैं तो ये आप लोगों को एक छोटे छोटे समूह के रूप में मिलेगी। अगर हम मुख्य रूप से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार आदि राज्यों की बात करते हैं तो इसके अंदर इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग या भाषाई परिवार का दबदबा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आप लोगों का एक मानचित्र है इंडिया का, जिसके अंदर जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उनको दर्शाया गया। तो आप लोग इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जी कहाँ पर कौन सी जो भाषा है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर भी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। बाकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक संरचना की। भारत में जो धार्मिक समुदाय है उसका वितरण भी बड़ा ही विचित्र है। बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पर, या आप ये कह सकते हो कि लगभग हर राज्य में अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जो भारतीय सामुदायिक धार्मिक समुदाय है 2011 के अनुसार हिंदू कई राज्यों में प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं, लगभग 70 से 90%। और वो आपके इंडो बांग्लादेश सीमा, इंडो पाक सीमा, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्यों और दक्कन पठार गंगा के मैदान में बिखरे हुए मिलते हैं। मगर इसमें से कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ एक ज़िले हैं जहाँ पर ये बिल्कुल नहीं मिलते। मुस्लिम सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ ज़िले, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र तथा लक्षद्वीप में जो मुस्लिम समुदाय है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। कश्मीर घाटी और लक्षद्वीप में ये बहुमत में मिलते हैं। ईसाई जनसंख्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर वितरित पाई जाती है। मुख्य एकाग्रता जो ईसाई धर्म की है वो गोवा, केरल के आसपास पश्चिमी तट तथा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर का पठार, मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखी जाती है। सिख समुदाय देश का छोटा से भाग में केंद्रित है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ एक राज्यों में। जैन और बौद्ध भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह के अंदर आते हैं। देश के केवल चयनित क्षेत्रों में ये लोग पाए जाते हैं। जैनों का प्रमुख जो स्थान है वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र हैं। बौद्ध मुख्य रूप से महाराष्ट्र में केंद्रित है। बौद्ध मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति के क्षेत्र में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत के अन्य धर्मों में जोरेस्ट्रियन जनजातीय और अन्य स्वदेशी विश्वास और आस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने जो मानचित्र है इंडिया का, इसके अंदर रिलीजन मैप ऑफ इंडिया ये दर्शाया गया कि किस क्षेत्र में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है और अदर टाइप के हैं।
तो आप लोग इस मानचित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हो कि कौन से क्षेत्र में कौन से जो समुदाय के लोग रहते हैं, कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं। उसके बाद आता है आपका कार्यशील जनसंख्या की संरचना। भारत की जो जनसंख्या है और उसके आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है: मुख्य कार्य कामगार, सीमांत कामगार और गैर कामगार। यह देखा गया है कि भारत के अंदर कामगारों की मुख्य और सीमांत दोनों का अनुपात केवल 39.8% है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें से 60% लोग गैर कार्यकर्ता की है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति का संकेत देता है जिसमें जो निर्भर जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा अनुपात है, जो आगे बड़ी संख्या में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को संभावित अस्तित्व को संकेत देता है। मतलब निर्भर जनसंख्या कौन सी होगी? जो कामगार जनसंख्या के ऊपर आश्रित होगी। और कामगार जनसंख्या कौन सी होगी? जो जिसकी आयु हम 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में मानते हैं। 0 से 14 साल और 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको हम आश्रित जनसंख्या के अंदर आते हैं। वह जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, आगे हम देखें, जो कामगार हैं उसका जो बड़ा प्रतिशत है वह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय मिलता है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में उच्च भागीदार दर पाई जाती है इसकी आपकी कामगार की। ठीक है, व्यावसायिक संरचना की बात करते हैं। भारत की जो व्यावसायिक संरचना है वास्तव में किसी व्यक्ति की खेती या विनिर्माण उद्योग या व्यापार या सेवाओं या किसी प्रकार की पेशेवर गतिविधियों में जो लगे हुए हैं उसके अनुसार आंकी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया है: कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू, औद्योगिक कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता। कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है। केवल 3.8% लोग हैं वो घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं। 41.6% अन्य कार्यकर्ता हैं, जिसमें से गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, निर्माण और मरम्मत अन्य सेवाएं शामिल हैं। पुरुष कार्यकर्ता तीनों क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा है। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो लिंग संवेदनशीलता है उसको बढ़ावा दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। समाज का पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में विभाजन प्राकृतिक और जैविक माना जाता है। मतलब जो समाज के अंदर कहते हैं पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, लेकिन सामाजिक संस्थाओं द्वारा मजबूत किए गए सामाजिक निर्माण और भूमिका व्यक्तियों को सौंपी गई है। ये जैविक अंतर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार का आधार बन जाते हैं। लिंग मुद्दा एक विशेष वैश्विक चुनौती है जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा स्वीकार किया गया है कि उल्लेख किया गया कि यदि विकास को लिंगकृत नहीं किया जाता तो वह खतरे में है। यह है HRD UNDP की रिपोर्ट 1995। शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान प्रकार के काम के लिए कम मजदूरी, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिकार की अवहेलना आदि के अवसरों को अस्वीकृति को संबोधित करने के लिए भी ये प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार ने इन भेदभावों के प्रतिकूल प्रभावों को विधिवत स्वीकार किया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। महिला श्रम, बाल भागीदार, प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं कार्यकर्ताओं की संख्या अपेक्षाकृत उच्च है। हालांकि हाल के वर्षों में माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में महिलाओं की जो कार्य भागीदारी है वो धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक प्रवृत्ति की। भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर जो गिरावट है श्रम की वो लगातार देखने को मिली है। लगभग 2001 के आंकड़ों के अनुसार 58.2% से घटकर 2011 में 54.6% रह गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में है उसके अंदर महिलाओं की संख्या में वृद्धि होना। उसके बाद जब हम इसका क्षेत्रीय परिवर्तन की बात करते हैं, जो कामगार की निर्भरता है कृषि आधारित व्यवसायों में से गैर कृषि आधारित व्यवसायों की ओर स्थानांतरित धीरे धीरे हो रही है। मतलब कृषि के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो लगातार कम हो रही है।
जो आपकी कार्य भागीदारी की दर है स्थानिक, वह दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे अत्याधुनिक शहरी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। यह क्या दर्शाता है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए गैर कृषि क्षेत्रों में अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। कुछ एक दिलचस्प बिंदु है। जनसंख्या दोगुनी होने का समय, ये कैसे होता है? किसी भी जनसंख्या द्वारा अपनी वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर खुद को दोगुना करने का समय, मतलब वर्तमान वृद्धि के अनुसार वह कितने समय में अपनी जनसंख्या को दुगना कर लेगी। अगर हम जनसंख्या की डाटा की बात करते हैं, भारत में हर 10 साल के बाद जनगणना संचालित की जाती है, परंतु कोरोना की वजह से 2021 के अंदर जनसंख्या नहीं हो पाई है। भारत में जो पहली जनगणना है 1872 में आयोजित की गई थी। इसके बाद 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना की गई है। धर्म और परिदृश्य, इसमें औपचारिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम धार्मिक उद्देश्यों के लिए पौधों, जानवर, पेड़ और समूह को माध्यम से प्रकट करते हैं। गांव में मंदिरों से लेकर बड़े हिंदू मंदिरों, स्मारक मस्जिदों, महानगरीय शहरों में अलंकृत रूप से डिजाइन किए गए कैथेड्रल तक हो सकते हैं। मानक जनगणना परिभाषा, मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य कामगार। और सीमांत कामगार वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम कार्य करता है। तो ये है आपका कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, सारा का सारा डाटा है। आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।